इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले ऑपरेटर्स को समझेंगे और इसके बाद वीएस कोड पर प्रैक्टिकली इनको परफॉर्म करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर्स की डेफिनेशन देखते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। तो इसका क्या मतलब है? ऑपरेटर्स को हम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑपरेशन का मतलब समझना होगा कि ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, आपने मैथ्स में एडिशन किया होगा, आपने सब्सट्रैक्शन किया होगा और आपने मल्टीप्लाई किया होगा। तो इन सभी को हम ऑपरेशन कहते हैं। तो इन सभी को हम ऑपरेशन कहेंगे। जितनी भी हमारी कैलकुलेशन होती है इन सबको हम ऑपरेशन कहेंगे। तो ऑपरेटर्स को हम इन ऑपरेशन को फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर एक दिया हुआ है। यहाँ पर ये एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल के सामने हमने लिखा है 23 + 78। तो यहाँ पर जो प्लस का साइन है ये एक ऑपरेटर है। तो यहाँ पर जो ये प्लस का साइन है इसको हम ऑपरेटर कहेंगे। और जहां पर ये 23 और 78 इनको हम ऑपरेंड्स कहते हैं। तो मैं एक और बार दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पर ए वेरिएबल है और ए के बाद ये 23 और 27 के बीच में एक ऑपरेशन हो रहा है एडिशन का। और इस प्लस के साइन को हम कहते हैं ऑपरेटर। जितने भी हमारे ये साइन होते हैं इन सबको हम ऑपरेटर कहेंगे और जिन पर ये ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको हम कहते हैं ऑपरेंड। तो यहाँ पर 23 और 78 ऑपरेंड्स हैं और प्लस ऑपरेटर है। तो हम सबसे पहले अपने ऑपरेटर से देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो जो ऑपरेटर्स हमारे मैथ वाले ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं उनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कह देते हैं। तो यहाँ पर ये दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है हमारा प्लस का, जो हमारे एडिशन का ऑपरेशन करता है और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। और दूसरा है माइनस का, जो सब्सट्रैक्शन करता है और इसको हम वैसे ही लिखते हैं। और यहाँ पर ये जो तीसरा है जिसमें स्टार का साइन है, ये मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है और इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं 2 × 3। और उसी प्रकार से डिवीजन का, और इस ये भी इस प्रकार से लिखा जाता है। और यहाँ पर ये जो पांचवा ऑपरेटर है ये मॉडुलस का, ये आपके लिए थोड़ा सा नया है तो इसको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 5 mod 2। तो इसका क्या मतलब है? तो जो ये मॉडुलस ऑपरेटर होता है इससे हमको रिमाइंडर पता चलता है। अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1। तो इसका आउटपुट यहाँ पर 1 होगा। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है 6 mod 2। तो जब हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आता है 0। तो इसका आउटपुट होगा 0। और उसी प्रकार से हमने लिखा है 7 mod 4। तो जब हम 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 3। तो इसलिए इसका आउटपुट होगा 3। तो आपको याद रखना है कि मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर। तो उसके बाद हमारा अगला ऑपरेशन है प्लस प्लस। इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं i++। इस ऑपरेटर से क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5++ तो हमारा आंसर आएगा 6। तो देखिए ये ऑपरेटर क्या करता है, ये ऑपरेटर हमारी वैल्यू को या वेरिएबल को 1 से इंक्रीज कर देता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा 5 तो हमारा आउटपुट आएगा 6। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्लस प्लस का मतलब होगा x = x+1। तो इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हमारे वेरिएबल या वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देता है। और उसके बाद अगला ऑपरेटर है हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे। जैसे हमें लिखना है 5 माइनस माइनस, तो इसका आंसर आएगा 4। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो ये इन डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे वेरिएबल या वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देता है। जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर 1 से इंक्रीज करता था वैसे डिक्रीमेंट ऑपरेटर 1 से डिक्रीज कर देता है। तो इस प्रकार से ये अर्थमेटिक ऑपरेटर काम करते हैं। और उसके बाद हमारे अगले ऑपरेटर्स हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो एक असाइनमेंट ऑपरेटर हम पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं, उसका नाम है इक्वल टू, जिसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या करता है? जैसा कि मैंने पहले दिन बताया था, तो ये वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर देता है, वेरिएबल्स को वैल्यू दे देता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा a = 10। तो इसका क्या मतलब हुआ कि a के पास 10 वैल्यू चली गई। इसको आप मैथ वाला इक्वल टू मत समझना, क्योंकि मैथ्स में जो इक्वल टू लिखा होता है उसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। लेकिन यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब है कि हमने ए के अंदर 10 वैल्यू डाल दी। जैसे मान लीजिए ये कोई मेमोरी लोकेशन है और इस मेमोरी लोकेशन को हमने नाम दे दिया ए, और इस असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से हमने
इसमें वैल्यू डाल दी 10। अगर मैं इसके बाद लिख देता हूँ a=20, तो इसकी वैल्यू a के बाद 20 हो जाएगी, क्योंकि ये एक डब्बा है जिसके अंदर हमने एक नई वैल्यू डाल दी, जिससे कि पुरानी वैल्यू चली गई। और अगर मैं आगे कोई एक और वैल्यू लिख देता हूँ a=30, तो इसके अंदर 30 वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू हम a की सबसे लास्ट में देंगे वही वैल्यू a में स्टोर होगी। और उसके बाद हमने अगला ऑपरेटर है हमारा +। तो ये ऑपरेटर क्या करता है, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं a+=10। और इसका मतलब होता है a=a+10। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है a=1, जो हमारा वेरिएबल a है, इसमें एक वैल्यू स्टोर हो गई 1। और उसके बाद मैंने एक लाइन लिखी a+=2। तो इस लाइन से क्या हुआ, इस लाइन का मतलब है a=a+2। तो इस लाइन से क्या होगा, जो हमारी a की वैल्यू थी उसमें 2 ऐड हो जाएगा। तो a के पास पहले वैल्यू 1 स्टोर है, तो यहाँ पर 1 + 2 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये ऑपरेटर काम करता है। इसको इस पर दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। इन दोनों लाइनों का एक ही मतलब है, जो हमारी ए की वैल्यू है उसमें 2 ऐड हो जाए। और उसी प्रकार से ये वाला ऑपरेटर है माइनस, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं a−10। तो इसका मतलब होगा a=a−10। तो इसमें a की जो हमारी वैल्यू है उसमें से 10 कम होकर नई वैल्यू a में स्टोर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लाइन लिखी है। सबसे पहले मैंने लिखा a=1। तो इस असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से एक बॉक्स बनेगा जिसके अंदर 1 स्टोर हो जाएगा, और इसका नाम है a। तो ये के अंदर इस लाइन की हेल्प से a=1 की हेल्प से 1 स्टोर हो जाएगा। इस लाइन के बाद ये वाली लाइन चलेगी a−5। तो इस लाइन का मतलब है a=a−5। तो देखिए सबसे पहले इस पार्ट को देखिए a-5 को। तो इसमें सबसे पहले a में सिर्फ -5 होगा, तो उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू a में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 - 5 होकर हमारा आंसर आएगा -4। और उसके बाद ये -4 की वैल्यू इस असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से इस a में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी नई वैल्यू स्टोर होगी -4। और इसी प्रकार से ये भी सॉल्व होंगे, a=a×10। और उसी प्रकार से डिवीजन और मॉडुलस के भी ऑपरेटर हैं, जो ये भी बिल्कुल इसी सेम तरीके से सॉल्व होंगे। तो देखिए सबसे पहले इनमें ये वाला पार्ट स्टोर होगा, और उसके बाद एक नई वैल्यू इस असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से ए में डाली जाएगी। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू इस ए में चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे काम करते हैं। उसके बाद हमारे अगले ऑपरेटर्स हैं रिलेशनल ऑपरेटर। इन ऑपरेटर्स की हेल्प से हम किन्हीं दो ऑपरेंड्स के, दो वैल्यूज के या दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को देखते हैं कि कोई वेरिएबल दूसरे किसी वेरिएबल से कितना बड़ा है या छोटा है, या इक्वल है या नॉट इक्वल है। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ ऑपरेटर हैं। तो इक्वल टू के लिए हम सी में डबल इक्वल टू का साइन लगाते हैं, इसका मतलब होगा डबल इक्वल टू। और इन रिलेशनल ऑपरेटर जितने भी हैं इनका आंसर ट्रू में आता है या फॉल्स में आता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 5=2। तो इसका मतलब होगा कि 5 2 के इक्वल है, लेकिन ये सच नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा फॉल्स। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर हैं उनका आंसर ट्रू फॉल्स में आता है। और इसी प्रकार से हमारा अगला है लेस देन ऑपरेटर। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद है ग्रेटर देन ऑपरेटर। और उसी प्रकार से दो और ऑपरेटर हैं, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये भी आपने मैथ्स में पढ़े हुए हैं। और उसके बाद हमारा एक नया ऑपरेटर नॉट इक्वल टू, ये वाला, और इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा नॉट इक्वल टू का साइन है। तो अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर 5 = 2, तो अब की बार हमारा आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि 5 और 2 इक्वल नहीं होते। तो इस प्रकार से हम रिलेशनल ऑपरेटर को पढ़ते हैं और इनका यूज करते हैं। और उसके बाद हमारे अगले ऑपरेटर हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो इनका आंसर भी ट्रू या फॉल्स में आता है। तो ये हमारे तीन हैं। सबसे पहला है एंड। तो देखिए एंड का साइन है ये वाला। देखिए इस एंड का क्या मतलब है। तो एंड में हम क्या करते हैं, हम एक से ज्यादा कंडीशन देते हैं, और अगर ये सभी कंडीशन ट्रू होती हैं तब हमारा इसका आंसर भी ट्रू आता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है। यहाँ पर हमने पहली कंडीशन लिखी 2 > 8, और उसके बीच में हमने लगाई ये एंड ऑपरेटर, और इसके बाद हमने लिखा 5 < 19। तो आप देख सकते हैं ये पहला केस भी ट्रू है। 2 < 8 इसका आंसर भी ट्रू आएगा। और यहाँ पर 5 < 19 इसका आंसर भी ट्रू आएगा। जब ये दोनों केस ट्रू होंगे, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तो इस एंड ऑपरेटर का आंसर भी ट्रू आएगा। और अगर इनमें से दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती तो इसका आंसर फॉल्स हो जाता।
और इनमें हम दो से ज्यादा कंडीशन भी दे सकते हैं। हम यहाँ पर एक और कंडीशन लिख सकते हैं एंड लगा के। हम जितनी चाहे उतनी बार एंड का यूज कर सकते हैं और उतनी ही कंडीशन लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक और एग्जांपल है। हमने लिखा है 2 is greater than 6 और उसके बीच में हमने एंड ऑपरेटर लगाया है और उसके बाद हमने लिखा है 8 is greater than 6। तो यहाँ पर ये जो हमारा पहला केस है 2 is greater than 6, ये फॉल्स है। और उसके बाद जो दूसरा केस है हमारा 8 is greater than 6, ये ट्रू है। लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर इस एंड में एक भी केस हमारा फॉल्स हो जाता है तब इसका आंसर फॉल्स होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा फॉल्स आ जाएगा। और उसके बाद हमारा अगला ऑपरेटर और ऑपरेटर, इसका साइन ये है। तो देखिए ये ऑपरेटर क्या करता है, जैसा कि आपको नाम में भी समझ आ रहा होगा, जैसे हमारे क्वेश्चन पेपर में निकल का आता है कि क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन, उसके नीचे जो पार्ट होता है वो इन दोनों के बीच में लिखा आता है और। या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए या नीचे वाला क्वेश्चन कर लीजिए। तो उसी प्रकार से हमारा ये और ऑपरेटर है। अगर जितनी भी कंडीशन है उन सब के बीच में और ऑपरेटर लगाए तो उनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पर हमारा इसका आंसर ट्रू आएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 3 is greater than 6, जो कि फॉल्स है। और उसके बाद हमने ये और ऑपरेटर लगाया और उसके बाद हमने लिखा है 5 is greater than 7, तो इसका आंसर भी फॉल्स है। और उसके बाद हमने एक और ऑपरेटर लगाया है और एक और कंडीशन लिखी है 4 is greater than 3, जो कि ट्रू है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक कंडीशन ट्रू है और बाकी दोनों फॉल्स है। हमने पढ़ा है कि अगर इसमें एक कंडीशन ट्रू होती है तो इसका आंसर ट्रू आता है, तो हमें ये भी याद रखना है। और उसके बाद हमारा लास्ट ऑपरेटर है नोट ऑपरेटर। इसका साइन ये वाला है, तो इसको भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं। पहले मैं बता देता हूँ नोट का मतलब क्या होता है। अगर हमारा आंसर इसमें ट्रू आ रहा होगा तो मान लीजिए अगर अब यहाँ पर हमारी ये कंडीशन ट्रू है और उसके आगे हम ये नोट ऑपरेटर लगा देते हैं तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। और इसी प्रकार से हमारी कंडीशन अंदर फॉल्स है, जो हमने कंडीशन लिखी है वो फॉल्स है, गलत है। और उसके बाहर हम अगर नोट का साइन लगा दें, नोट ऑपरेटर का यूज कर लें, उसका आंसर ट्रू आएगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो उसका ये आंसर ट्रू देता है और अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो उसका आंसर ये फॉल्स देता है। तो मतलब ये ट्रू और फॉल्स को आपस में चेंज कर देता है। जैसे यहाँ पर एक कंडीशन लिखी है हमारे एग्जांपल में 7 is less than 3 और यहाँ पर हमने एक ऑपरेटर लगाया है नॉट ऑपरेटर। तो देखिए आप जानते हैं कि ये 7 is not less than 3, तो ये इसलिए ये फॉल्स है। लेकिन यहाँ पर नॉट ऑपरेटर लगाया है इसलिए इसका आंसर आएगा ट्रू। और उसके बाद हमारा एक और ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर। देखिए सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखिए। सबसे पहले एक्सप्रेशन 1, उसके बाद एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3। इसमें 3 एक्सप्रेशन का यूज होता है और 1 और 2 के बीच में हमने क्वेश्चन मार्क का साइन लगाया है और 2 और 3 के बीच में हमने ये डबल डॉट्स लगाए हैं। इफ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू देन एक्सप्रेशन 2 विल एग्जीक्यूट, अदरवाइज एक्सप्रेशन 3 विल एग्जीक्यूट। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले कंडीशन देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब ये एक्सप्रेशन 2 चलेगा और नहीं तो एक्सप्रेशन 3 चलेगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए हमें दो नंबरों में से कोई बड़ा नंबर निकालना है, तो उसके लिए हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, दूसरा बी और तीसरा मैक्स। तो इन तीनों वेरिएबल के लिए हमने मैक्स में अपनी मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो हमने लिखा मैक्स इक्वल टू, तो हमने सबसे पहले कंडीशन लगाई ए इज ग्रेटर देन बी और उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाया कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ट्रू होने पर ये सेकंड वाली एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर मैक्स में ए स्टोर हो जाएगा और अगर ए बी से बड़ा नहीं है तब हमारी ये थर्ड वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा बी, और इस मैक्स में बी स्टोर हो जाएगा और ए का कोई यूज नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये कंडीशनल ऑपरेटर काम करता है। तो पूरी सी लैंग्वेज में यही एक ऑपरेटर है जो 3 ऑपरेंड्स पर एक साथ काम करता है। और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। तो आपने मैथ्स में एक बोर्ड मास रूल पढ़ा होगा जिसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इस प्रकार से मैथ्स में बोर्ड मास रूल होता है। वैसे ही सी लैंग्वेज में होता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, कि सबसे पहले हमें कौन सा ऑपरेटर सॉल्व करना है। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक एक्सप्रेशन में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को सॉल्व करते हैं और उसके बाद नोट और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, उसके बाद एडिशन, सब्सट्रैक्शन
और उसके बाद रिलेशनल, उसके बाद एंड और कंडीशनल, और लास्ट में हम सबसे असाइनमेंट ऑपरेटर को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप ये याद करना चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं तो आप एक सिंपल सा तरीका याद रखिए, जिसको भी आपको पहले सॉल्व करना है उसके आगे ब्रैकेट लगा दीजिए, उससे आपका काम अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास ब्रैकेट लगा होगा, जिस कंडीशन पर ब्रैकेट लगा होगा, वही सबसे पहले सॉल्व होगी। तो अब हम अपने ऑपरेटर को प्रोग्राम की हेल्प से भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले मैंने एक लाइन लिखी है, इंक्लूड stdio.h। तो ये लाइन हम हर प्रोग्राम में लिखते हैं, तो इसको आपको याद रखना है, जिसमें हमने अपनी stdio.h फाइल को इंक्लूड किया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है जिसको मैंने कमेंट बनाया है। तो मैं कमेंट के बारे में बता दूं, ये जो आपको दिख रहा है कमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है हमारे प्रोग्राम में जिसका कि प्रोग्राम पर कोई इफेक्ट नहीं होता। कमेंट को हम इस दो स्लैश की हेल्प से बना सकते हैं। तो अगर हमारा कमेंट एक लाइन से ज्यादा है तो हम स्लैश स्टार और लास्ट में भी स्टार और स्लैश लगा सकते हैं, जिससे कि हम कई लाइनों में भी अपना कमेंट को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब कुछ भी लिखूं उसका हमारे पूरे कोड पर कोई भी असर नहीं होगा। तो ये कमेंट हम इसलिए लिखते हैं ताकि कोई और प्रोग्रामर या कोई और स्टूडेंट इस कोड को पढ़ना चाहे तो समझ पाए कि इस 4 लाइनों के कोड में क्या हो रहा है। तो इसलिए हम कमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर, और उसके बाद हमने अपना फंक्शन लिखा है वॉइड मेन, और इस वॉइड मेन के ब्रैकेट्स के अंदर, इसके और इस वाले ब्रैकेट के अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं जो कि हमारा रन होता है। तो देखिए, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखें तो सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि आपको कितने इनपुट चाहिए और कितने आउटपुट चाहिए। हमें स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम इसके फॉर्मूले से जानते हैं कि हमें इसके लिए साइड की रिक्वायरमेंट होगी, और इसके आउटपुट में हम एरिया को प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट होगा साइड, और हमारे पास एक एरिया हम कैलकुलेट करके प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर हमें दो इंटीजर की रिक्वायरमेंट है, पहला है एरिया और दूसरा है साइड। तो मैंने इसको इंटीजर टाइप का लिया है, लेकिन आप फ्लोट टाइप का भी ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने प्रिंट एफ फंक्शन की हेल्प से एक लाइन प्रिंट करी है, एंटर साइड, जिससे कि ये लाइन एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद स्कैनएफ की हेल्प से हम एक वैल्यू इनपुट करा लेंगे, और उस वैल्यू को हम साइड में स्टोर कर लेंगे। और इसके बाद हमने लिखा है एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर ये साइड इंटू साइड कैलकुलेट होगा, और जो कैलकुलेटर आंसर आएगा वो इस असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से, इस इक्वल टू के साइन की वजह से, वो इस एरिया में स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हम इस एरिया को यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे, यहाँ पर बीच में कॉमा आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रोग्राम काम करेगा। तो अब हम इसको सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आए एंटर साइड। तो इसमें मैंने एंड साइड एंटर की 4, तो हमारा आउटपुट आया 16। तो यहाँ पर मैं एक लाइन भी प्रिंट करा सकता हूँ, एरिया इक्वल टू 16। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा, इससे आउटपुट आएगा एरिया इक्वल टू 16। यहाँ पर ये लाइन भी प्रिंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रोग्राम काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम दो नंबर का सम करेंगे। तो इसकी सबसे पहली लाइन में मैंने लिखा है इंक्लूड stdio.h, जो कि हम अपने हर प्रोग्राम की लाइन में लिखते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर void main फंक्शन लिखा है, और इसके ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। तो अगर मैं दो नंबरों का सम कराना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे दो नंबर चाहिए होंगे जिनको मुझे ऐड करना है, तो ये हम यूजर से इनपुट कराएंगे। और उसके बाद मैं इन सम को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मुझे एक और वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें मैं इन दोनों के सम को स्टोर करूँ और बाद में उसको प्रिंट कर दूं। तो इसलिए मुझे इस पूरे प्रोग्राम में तीन वेरिएबल की जरूरत होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए बी और एस। और यहाँ पर मैंने इनको इंट टाइप का लिया है, तो ये हमारे पास तीन वेरिएबल आ गए जिनमें हम अपनी इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। और उसके बाद मैंने लिखा है प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स। तो इसके बाद ये जो लाइन इन कॉमास के अंदर है एंटर टू नंबर्स, ये लाइन एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है स्कैन एफ परसेंटेज डी। हम दो इंटीजर टाइप की वैल्यूज को इनपुट करेंगे, और पहली वैल्यू को हमने ए में स्टोर कर दिया है क्योंकि ए पहले लिखा है। और उसके बाद दूसरी वैल्यू को हमने बी में स्टोर कर दिया है। और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है
एस इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी सोल्व होने के बाद, वो वैल्यू इस एस में स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद हमने प्रिंट एफ फंक्शन की हेल्प से यहाँ पर इस सम को प्रिंट कर दिया है, और इसमें लिखा है सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी। तो यहाँ पर परसेंटेज डी की जगह पर जो वेरिएबल का नाम है सम है, इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो अब हम इसको सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आया एंटर टू नंबर, जिसमें मैंने पहला नंबर एंटर किया 5 और दूसरा 9। तो हमारा आउटपुट आया 14। तो इस प्रकार से हम सम का ये प्रोग्राम करेंगे। और अगर मैं मल्टीप्लाई का प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इस ए की जगह पर मल्टीप्लाई का सिंबल यूज कर लूंगा। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्रोग्राम लिखा है, जिसका आंसर आपको वीडियो को पॉज करके ये प्रोग्राम करना है और इसका आंसर आपको लिखना है। और उसके बाद हम इसको रन करके देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने ये प्रोग्राम कर लिया होगा। तो हम इसको रन करते हैं। तो हमारा आंसर आया 65। तो हम देखते हैं ये आंसर कैसे आया। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, और उसके बाद हमने ए को वैल्यू दी 35। और इसके बाद हमने लिखा ए माइनस इक्वल टू 5। ए माइनस इक्वल टू 5 का मतलब ए इक्वल टू ए माइनस 5। ए माइनस 5। तो इस लाइन की हेल्प से 35 में से 5 माइनस हो जाएगा, और उसके बाद ये ए में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हो गई 30, और इस 30 के बाद यहाँ पर लिखा है ए प्लस इक्वल टू 34। और यहाँ पर ए प्लस इक्वल टू का मतलब है ए इक्वल टू ए प्लस 34। तो जो 30 था उसमें 34 ऐड हो जाएगा। तो 30 और 34 हो जाएगा 64। और यहाँ पर हमने इसके बाद एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है ए प्लस प्लस। तो इससे वो 64 जो था वो 65 हो जाएगा। और उसके बाद हमारा यहाँ पर आंसर प्रिंट हो गया है 65। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आएगा 65। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।